हाय स्टूडेंट्स, हमारी बात हुई थी कि नेपोलियन जो था वो 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था, पर हमने बैटल ऑफ वाटरलू की बात नहीं की थी। 1815 में ऐसा क्या हुआ कि बैटल हुआ, उसके बारे में बात करेंगे हम। नेपोलियन की जो पॉलिसी थी वो थी एक्सपांशन की पॉलिसी। जैसा मैंने कहा था कि वांटेड टू रूल ओवर द होल यूरोप, वो पूरे यूरोप पर रूल करना चाह रहा था। इसलिए जो नेबरिंग नेशंस थे उन लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा कि ये हो सकता है हम पर अटैक करें। तो इसलिए क्या किया कि जो 4 कंट्रीज़ थे, ब्रिटेन, रशिया, रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों नेशंस को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला है बर्प, BARP, बर्प। B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया, R फॉर रशिया, P फॉर रूसिया। इन चारों नेशंस ने क्या किया, नेपोलियन पर अटैक कर दिया। नेपोलियन पर अटैक कर दिया। नेपोलियन भी कम नहीं था, उसने पूरी कोशिश की उनको हराने की, लेकिन पावर में देखा जाए तो वो 4 नेशंस थे और ये एक अकेला नेशन था। तो चारों नेशन ने मिलके क्या किया, उसको हरा दिया और उसको गोली मार के उसको फिनिश कर दिया। अब उनका जो मेन मकसद था किनका, बर्ब कंट्रीज़ का, वो मेन मोटो क्या था कि फ्रांस को उसके एम्पायर यानी कि जो उसकी टेरिटरीज़ थी उस टेरिटरीज़ के अंदर ही रोकना। तो इसलिए नेपोलियन को मारना ज़रूरी था, तो नेपोलियन को मार दिया और कुछ चेंजेस लेके आए। अब चेंजेस क्या लेके आए, सबसे पहली उनकी जो पॉलिसी थी वो थी कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जैसे नाम से पता पड़ता है कि कंजर्वेटिज्म यानी कि जो बहुत छोटी सोच रखते हैं, यानी कि द पीपल हु डू नॉट वांट एनी चेंजेज, जो चेंजेस नहीं चाहते हैं, जो ट्रेडिशंस चली हुई आ रही है बस उसी को फॉलो करना। तो सबसे पहला वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम वापस एस्टेब्लिश हो जाए, चर्च सिस्टम वापस एस्टेब्लिश हो जाए, जो फ्रांस में पहले चलता था। क्या चलता था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को वापस रीलॉन्च कर दिया, चर्च को पावर्स दे दिए, पूरे फ्रेंच को क्या कर दिया, ऑटोक्रेटिक कर दिया, और सोशल हायरेसी का मतलब सोशल डिवीजन बना दिए, अपर और लोअर। और सेकंड क्या किया, नो क्रिटिसिज्म, यानी कि नो वन इज़ अलाउड टू से अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट दीज पीपल। तो ऐसे उन्होंने क्या किया कि हर व्यक्ति को अपने अंडर में कर लिया कि हम कहेंगे तब सोना है, हम कहेंगे तब जागना है, हम कहेंगे जो करना है, और कोई भी अलाउ नहीं था कि उनके अगेंस्ट में कुछ कर सके। इसलिए वो सेंसरशिप लेके आए। जो नेपोलियन भी लाया था वो ये लेके आए कि कोई भी न्यूज़पेपर में या मीडिया में किसी भी तरह से उनके अगेंस्ट नहीं लिखिएगा। तो ये ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने वहाँ कर दिया। और सबसे पहला उन्होंने क्या किया, वहाँ जो बर्बन डायनेस्टी थी जो 1789 के अंदर फिनिश हो गई थी, उसको वापस इंट्रोड्यूस किया। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई। जब कोई बैटल होता है तो सबसे पहले ट्रीटी होती है बैटल को फिनिश करने के लिए। तो वो नेपोलियन तो एक्सपायर हो गया, उसको तो मार दिया, लेकिन इन चारों नेशन ने मिलकर क्या की, एक ट्रीटी की, जिसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ड्यूक मैटरनिच, उसे बनाया गया चांसलर जो हेड। और उसके बाद में मिलकर उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना किया। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या लेके आए, वो पॉइंट्स पढ़ने हैं हमके। पहला पॉइंट, बर्बन डायनेस्टी रीलॉन्च, यानी कि जो डायनेस्टी फिनिश हो चुकी थी 1789 में, उसे वापस वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया और वापस मोनार्की सिस्टम आ गया। जो बर्बन डायनेस्टी के रूलर्स थे वो फ्रांस पर वापस रूल करने लग गए। सेकंड, स्टेट्स वर सेट अप अगेन। जो वहाँ स्टेट सिस्टम था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। और फ्रांस जो था उसका एक्सपांशन का जो सपना था वो बिल्कुल फिनिश कर दिया कि अब किसी भी तरह का एक्सपांशन नहीं होगा, फ्रांस अपने एम्पायर में ही रहेगा। थर्ड बात करते हैं कि ब्रिटेन को छोड़कर प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने कुछ स्टेट्स अपने अंडर में ले लिए। जैसे प्रूशिया को क्या मिल गया कि वेस्ट में जो नेशन थे फ्रांस के, जो स्टेट्स थे वो उसको मिल गए। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ इटली मिल गया, और रशिया को पोलैंड मिल गया। ये तीन जो थे, तीनों नेशंस ने
कुछ एरियाज़ अपने अंडर में कर लिए क्योंकि वो जीत गए थे। 6 क्या हुआ था, एक चेंजेस नहीं किया वहाँ पर, 39 स्टेट्स बनाए थे किसने, नेपोलियन ने। वो उनमें कोई भी अनटच रहे, वो कोई चेंजेस नहीं किया गया, उसको फ्रांस में ही छोड़ दिया गया। तो ऐसे ट्रीटी ऑफ वियना हुई और पूरा कंप्लीट कन्फेडरेशन हुआ और फ्रांस को एक तरह से बिल्ली के हाथ में चूहा फंसता है वैसे फंसा दिया। अब रिवॉल्यूशन होना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, सबसे पहले तो बात करते हैं रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो हमने देखा कि वहाँ डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के बाद में नेपोलियन आया। चलो नेपोलियन ने भी कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन जो ये कंजर्वेटिव्स आए, जो ट्रेडिशंस चाहते थे सिर्फ कि हम जो पुराने ख्यालात, जो पुरानी बातें चल रही थी वही चलेगी, तो ये तो वापस वहीं लौट गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की हिस्ट्री में। इसलिए वो रिवॉल्यूशन चाहते थे। अब रिवॉल्यूशन में करने के लिए 2 लोग सफिशेंट नहीं हैं। कौन, जो हायर स्टेज थे वो तो करेंगे नहीं, और लोअर स्टेज कॉमन पीपल थे, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो रिवॉल्यूशन कर सके। इसलिए वहाँ पर उस समय क्या स्टार्ट हुआ था, एक न्यू ग्रुप स्टार्ट हुआ था, दैट वाज कॉल्ड मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब जो न तो गरीब थे और न ही अमीर थे, क्योंकि उस समय तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी सेटअप हो चुकी थी, तो बहुत से लोगों ने इंडस्ट्रीज़ लगाई, बहुत से लोगों ने नए नए प्रोफेशन स्टार्ट किए, जैसे कोई टीचर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई क्लर्क बना। तो ऐसे ये लोग जो थे वो मिडिल क्लास बन गए, और ये लोग जो है वो चाहते थे चेंजेस। इसलिए रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड में जो रिवॉल्यूशंस हुए वो सारे रिवॉल्यूशन कौन लेके आया, मिडिल क्लास लेके आया। मिडिल क्लास लोगों को एक और नाम दिया गया, लिबरलिज्म। क्या नाम दिया गया, लिबरलिज्म, यानी कि द पीपल हु थिंक दैट वी शुड बी फ्री। वो फ्रीडम चाहते थे, इसलिए उन्हें ये नाम दिया गया। अब रिवॉल्यूशन के लिए क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटी फाउंड हुई। सीक्रेट सोसाइटी मतलब चुपके काम करना, कि कैसे हम मोनार्की सिस्टम को फिनिश कर सकें। इनका मेन एम क्या था रिवॉल्यूशन का, देखिए सबसे पहला एम था स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जब तक लोगों में देश के प्रति भावना नहीं होगी तब तक वो देश की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसलिए वो क्या लेके आए, नेशनलिज्म। मोनार्की सिस्टम को हम अपोज करेंगे, क्यों, बिकॉज इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पीपल। सो सब लोगों ने क्या किया, मोनार्की सिस्टम को अपोज किया और वांटेड फ्रीडम एंड द एटोक्रेटिक रूल। और एटोक्रेटिक रूल को एंड करना चाहते थे वो, और हर व्यक्ति क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था, इंडिपेंडेंस चाहता था। इसलिए मैंने कहा आपको लिबरलिज्म स्प्रेड हुआ सब तरफ, और लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशंस बगैर किसी फीलिंग्स के नहीं हो सकता, तो वो फीलिंग्स का नाम था नेशन स्टेट। यानी कि जब तक सब लोगों में एक जैसी फीलिंग्स नहीं होगी, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक ट्रेडिशन और एक हिस्ट्री नहीं होगी, तब तक इंटीमेसी नहीं आ सकती। इसलिए लोगों ने क्या किया, नेशन स्टेट डिक्लेयर किया। और कुछ लीडर्स भी हुए जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया था, इसमें सबसे पहला नाम आता है गुस्सीपी मैज़ीनी का। ये इटली का मेन हीरो था। इटली के अंदर 3 मेन लीडर हुए थे जिन लोगों ने वहाँ पर स्टार्ट किया था। गुस्सीपी मैज़ीनी की बात करते हैं, वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी था। और किस मेंबर था वो, सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का। और उसने क्या किया, 2 सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली जो थी वो मार्सलीज में फाउंड हुई, और यंग यूरोप जो थी वो बैरन में फाउंड हुई। तो ये वो काम करने लगा किसके लिए, यूनिफिकेशन के लिए, कि मुझे इटली का क्या करना है, यूनिफाइड करना है, क्योंकि इटली क्या हो चुका था, डिवाइड हो चुका था। लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं थी, उसको एक नेशनल स्टेट बनाना था। इसलिए क्या हुआ कि गुस्सीपी मैज़ीनी उसके लिए काम करने लगा। गुस्सीपी मैज़ीनी के साथ साथ में और भी थे, वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। इस टॉपिक की जो लास्ट रिविजन्स की बात कर लेते हैं। रिवीजन 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जो हमने पढ़ा। फिर हम बात करते हैं 1799, तब क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट रूल करने लगा, जिसने रूल किया कब तक, 1815 तक। और उसके बीच में वो क्या लेके आया था, 1804 में सिविल कोड लेके आया था। 1804 में सिविल कोड लेके आया। 1815 में वापस क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू। क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू। और उसी समय नेपोलियन हार गया और ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना
किसके बीच हुई थी? बर्फ कंट्रीज़ के बीच। फिर आते हैं हम 1834 क्या हुआ। एक 1834 की बात करें हम तो जोल्वेरिन आया था। जोल्वेरिन क्या था कि उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टैक्सेस की, कस्टम ड्यूटीज़, टैक्स, ट्रेड बैरियर्स बहुत सारे लगे हुए थे। तो जो वहाँ के लोग थे वो आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा नहीं पाते थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक न्यू रूल एस्टेब्लिश हुआ इटली के अंदर, जोल्वेरियन, जिसके अंदर सारे ट्रेड बैरियर्स को फिनिश कर दिया गया। और उस समय एक और प्रॉब्लम थी कि यूरोप के अंदर 30 करेंसी वर्कआउट करती थी। तो 30 करेंसी को रखना, लेना देना बहुत मुश्किल था। इसलिए जोल्वेरियन ने क्या किया कि 30 करेंसी को फिनिश करके ओनली 2 करेंसी कर दी कि भाई 2 करेंसी ही चलेगी, जो आज भी हम देखते हैं, आज भी चलती है, यूरो, जो यूरो डॉलर है यूरोप के अंदर कंप्लीट पूरी चलती है वो। तो जोल्वेरियन क्या था? एक सिस्टम था। थैंक यू।